जब इंसानों ने अपना होश संभाला, तब से उसने जिससे भी मुमकिन हो पाया उन सभी चीजों से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। गोलाकार टैंकों और कैट गन से लेकर चमगादड़ों द्वारा ले जाए जाने वाले बमों तक। तो दोस्तों, वक्त आ गया है एक नजर डालने का कुछ ऐसे शानदार सैन्य हथियारों पर जो अजीब होने के साथ साथ बेहद ताकतवर भी हैं। पुसी पिस्टल, दोस्तों इसे कॉर्नर शॉट कहते हैं। एक ऐसी हथियार एक्सेसरी जिसके ऊपर सेमी ऑटोमेटेड पिस्तौल या सामने की तरफ ग्रेनेड लॉन्चर रखे जाते हैं जो दूसरे छोर पर मौजूद ट्रिगर से जुड़े होते हैं। इसके सामने वाला हिस्सा कोनों के चारों ओर 60 डिग्री तक घूम सकता है, जबकि इस पर लगा एक डिजिटल कैमरा बंदूकबाज को आसपास का व्यू दिखलाता है। चलाने वाला अपने हथियार से फायर करके 650 मीटर दूर तक के लक्ष्य को आराम से मार सकता है, वो भी बिना सामने आए। लेकिन क्या हो अगर लक्ष्य को एकदम से मारना नामुमकिन हो जाए? क्या हो अगर आपको सरप्राइज एलिमेंट की जरूरत पड़ जाए या फिर थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन की? तो यही एंट्री होती है इसकी टी कॉर्नर शॉट की। और घबराए नहीं, हथियार के ऊपर लगी बिल्ली एकदम नकली है भाई। इसके पिछले पैर नीचे के बायोपोर्ट को छुपाते हैं, जबकि सिर बैरल को ढकता है और नली सामने के पैरों के बीच से निकलती है। मुश्किल हालात में कोने से गुजरने वाला इंसान इसे देखकर भ्रमित होता है। जब तक वो असली खेल समझ पाए तब तक वो निशानेबाज की गोली का शिकार हो जाता है। और कभी जब इसे कोई नजरअंदाज कर दे तो ये सोचकर कि ये बस एक बिल्ली के बच्चे का खिलौना है, तो इससे शूटर को हालात पर रखने और एक्शन लेने में और ज्यादा मदद मिल जाती है। यार, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो क्या पता मैं बेवकूफों की तरह बिल्ली को बुलाने के लिए फिस फिस की आवाज निकालने लगता। क्रेजी कुमलोफ, दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनी के सर पर ऐसे अजीब बेतुके हथियार बनाने का भूत सवार हो गया था जो उन्हें लगता था कि युद्ध की काया उनकी तरफ पलट देगा। इसमें शामिल थे V2 रिवेंज रॉकेट, बड़ा विंड कैनन और सबसे खास द क्रुमलॉफ, एक 14 इंच लंबी घुमावदार बैरल राइफल अटैचमेंट। ये कॉर्नर शॉट के बाप का भी बाप था, जिसे स्टर्मगेवर 44 के आगे लगाया जाता था ताकि वॉर के दौरान जर्मन सैनिक कवर से ही गोली मार सकें। पर डिजिटल डिस्प्ले के बजाय कुमलॉफ में एक शीशा होता है ताकि चलाने वाला ये देख सके कि बंदूक कहाँ इशारा कर रही है, वो भी अपनी जगह खड़े रहकर। मतलब कि इसका इस्तेमाल टैंकों के अंदर, दीवारों के ऊपर या कोनों के आसपास से भी किया जा सकता था। वाह, क्या कमाल का आइडिया था। हालांकि इसे बनाने में काफी पैसे खर्चे हो गए थे, पर फिर भी कुमलॉफ में कुछ गंभीर कमियां थी। अमेरिकी सैन्य परीक्षण से पता चलता है कि गोलियां जैसे ही उस कर्व से टकराती तो वो बिखर जाती हैं, जिससे कुमलॉफ खासा कारगर नहीं थी। हाँ, बस नजदीकी लड़ाई के सिवा। जी हाँ, बिखरी हुई गोलियों से हुए नुकसान का मतलब था कि अटैचमेंट सिर्फ कुछ 100 राउंड तक ही चलती थी। अब सच कहूं तो इसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है कि इसका आविष्कार टॉम एंड जेरी ने किया था। बैड एस अटैचमेंट्स, जब उन चीजों की बात छिड़ी गई है जिन्हें बंदूक को और खूंखार बनाने के लिए जोड़ा जाता है, तो बायोनट्स का जिक्र क्यों ना हो जाए। ये आसानी से हटाए जाने वाले वो ब्लेड हैं जिनका इस्तेमाल राइफल के आगे लगाकर सैनिक 17वीं शताब्दी में घातक करीबी मुठभेड़ों को जीतने के लिए किया करते थे। हालांकि दुश्मन पर ऐसी नुकीली बंदूकों से वार करना इन दिनों खासा फेमस नहीं है, फिर भी इनमें खासा तब्दीलियां कर आज भी सेना इनसे भरपूर काम कर लेती है। बड़े हथियार फर्मों ने इनके अलग अलग नए डिजाइन को पेश किया है, जैसे कि इस खतरनाक स्टिंगर को ही ले लीजिए जो पेपर सिटी फायर आर्म्स की देन है। इस बायोनेट में एक पिन लगी है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार बाहर निकाला और फिर आराम से बंद भी किया जा सकता है। गलती से फिसलने से रोकने के लिए इसमें एक लॉक भी मौजूद है, जबकि हम भविष्य में इन हथियारों को नए रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ बेतुके अवतार, जैसे कि इस चेन सॉ अटैचमेंट को सिर्फ शौकिया बंदूक चलाने वाले लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। मुझे गलत मत समझना, पर ऐसे अटैचमेंट सिर्फ ज़ॉम्बी से लड़ने काम आएंगे। इनमें से कुछ 18 इंच लंबे हैं और वो इसके वजन में 4 पाउंड ज्यादा जोड़ते हैं, जिससे वो काफी थका हुआ और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। इसलिए वे शायद भविष्य में सेना किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन ये फिर भी उन बंदूक उत्साही लोगों का दिल बहलाएंगे जो कि इनसे कद्दू को शूट करने और फिर चैनसो से तबाह करने के शौकीन है। हाँ, उन कद्दुओं पर ही अपना सारा गुस्सा निकालो भाई। पर आपको नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए चेनसो अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो बेझिझक होकर उन पर टूट पड़ो। सब कर दिया? बढ़िया। तो कहाँ थे हम? 3 in 1। जी हाँ, इस अगले हथियार का इस्तेमाल शायद ही सेना ने कभी किया हो, लेकिन ये इतना शानदार है कि मुझे इसे आपको दिखाना ही पड़ा। अजय, जरा इस पर एक नजर डालें। ये है अपाचे .27 कैलिबर रिवॉल्वर, वो 6 चैम्बर वाली बंदूक जिसमें एक फ्लिक ब्लेड और एक नकल डस्टर भी मौजूद है। भाई, इसके आगे कौन टिकेगा? चैम्बर के निचले हिस्से में एक चाकू है जो थोड़ा धकेलने पर ही ऊपर आ जाता है। फिर वो नकल डस्टर सीधा होकर ट्रिगर रिवील करने के साथ साथ इसके हैंडल का भी काम करता है।
तो ये रही आपकी पीतल की नकल डस्टर नाइफ गन। इतनी बारीकी और खूबसूरती के साथ अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि ये फ्रांस में बनी थी, वो भी 1860 के दशक में। भले ही इसे सिर्फ 10 सालों तक ही बनाया गया, पर हाँ, इसके एक अनऑफिशियल 9x19 मिलीमीटर पेराबेलम वेरिएंट का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भी किया था। अब इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि 80 सालों के बाद हुए वॉर में भी इसका उपयोग किया गया था। मेरा मतलब है कि ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि आज भी ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम में अपनी जगह बना सकता है भाई। गॉड टियर ग्रेनेड। जो लोग नहीं जानते बता दूं कि ग्रेनेड वो विस्फोटक हथियार हैं जो टुकड़ों, शॉकवेव्स, केमिकल्स या आग फैलाने का काम करते हैं। आमतौर पर इन्हें आराम से हाथ में पकड़ा जा सकता है और सैनिक आराम से दूर से ही उन्हें दुश्मन तक फेंक सकते हैं। ये फेंकने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना ही धमाका कर देते हैं। लेकिन 1915 में जर्मन इंजीनियर्स ने उन्हें ज्यादा दूर फेंकने का एक नया आसान तरीका निकाला। ये स्टील हैंड ग्रेनेड बनाकर वो ग्रेनेड जिसमें लंबे लकड़ी के हैंडल लगे थे। इससे पहले कि आप सोच में पड़ जाएं बता दूं, नहीं, ये कोई हार्ड हिटिंग हथौड़े जैसे नहीं थे, बल्कि ये हैंडल ग्रेनेड को लंबी दूरी तक फेंकने में मदद करते थे और ये इतने कारगर थे कि सेना की पहली पसंद बन गए। लेकिन जर्मनी का इससे जरा भी पेट नहीं भरा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध तक वे स्टर्म पिस्तौल लेकर के आ गए। नहीं, ये फोटोशॉप नहीं है, ये एक मॉडिफाइड फ्लेयर गन है जिसके बैरल में ग्रेनेड लोड किया गया है। ये स्टर्म पिस्तौल जर्मनों द्वारा अपने सैनिकों को हल्के मल्टीपर्पज हथियारों से लैस करने का एक प्रयास था। ये बंदूक सिंगलिंग और रोशनी के लिए फ्लेयर्स और टैंक विरोधी हथगोलों जैसे अलग अलग घातक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर सकती है। इसमें पेंजा वर्ककोपर 42 शामिल था, जिसकी रेंज 225 फीट से ज्यादा थी। हालांकि ये सिर्फ 3 इंच के आर्मर को भेद सकता था, फिर भी ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। अफसोस की बात है कि जर्मनों ने अपना सारा ध्यान फिर कुशल एंटी टैंक राइफलों पर लगा दिया, जिससे इस लिटिल गन की नैया ही डूब गई, या यूं कहें कि ये पूरी तरह से गायब हो गई। अजीब व गरीब पेंजिन ड्रम। भले ही जर्मनी के हथियार अजीब और अद्भुत हों, पर अंग्रेजों के बनाए हथियारों के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। जैसे कि ये पेंजिन ड्रम, ये आसान भाषा में कहूं तो एक मस्त वाला फिजेट स्पिनर। इसमें 2 रॉकेट का जोड़ा 10 मीटर डायमीटर पर मौजूद था और बीच में एक 5 फीट चौड़ा सिलेंडर भी था, जो पूरा खतरनाक विस्फोटकों से लैस था और इसे जर्मनी की कोस्टल सुरक्षा पर हमला करने के लिए बनाया गया था। इन कैथरीन व्हील्स ऑफ डेथ को एक लैंडिंग क्राफ्ट से लॉन्च किया जाता था, जो समुद्र तट से ऊपर जाकर रास्ते में आने वाले किसी भी किलेबंदी या सैनिकों को उड़ा देता था। हालांकि 1943-1944 में किए गए इसके सभी परीक्षण पूरी तरह से पिट गए थे। पहियों से जुड़े रॉकेट अक्सर फेल हो जाते और कुछ मामलों में तो पूरी तरह से अलग भी हो जाते थे, जिससे ये पेंजिन ड्रम सीधा न जाकर इधर उधर ही लोटपोट हो जाते। यकीन नहीं होता, पर कहते हैं कि इस हथियार को बनाने की खबर सिर्फ एक छलावा हो सकता है। कहते हैं कि ये बम जर्मनों को धोखा देने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें लगे कि अंग्रेज कैलिस के समुद्र तटों को हड़पना चाहते हैं। जो भी हो, पर इस पेंजिन ड्रम का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ। ये देखते हुए कि टेस्ट में इसने कितना बुरा परफॉर्म किया था, अच्छा ही हुआ कि इसकी चपेट में कोई भी नहीं आया। बेबी हथगोले। अब जब बात हथगोले की हो ही रही है तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी कमाल की जीती जागती मिसाल है ये डच V40 ग्रेनेड। 1960 के दशक में बने ये छोटे ग्रेनेड, जिसे मिनी फ्रैग या गोल्फ बॉल ग्रेनेड के रूप में जाना जाता है, डायमीटर में 1.6 इंच से थोड़ा ज्यादा और वजन में 136 ग्राम के थे। इसका मतलब था कि ये एक M67 ग्रेनेड के वजन में आधे और डायमीटर में 1/3 से थोड़ा ज्यादा थे, जिससे ये गोल्फ की गेंद जैसे दिखते थे। पर भाई ये क्या है, चींटियों के लिए हथगोला? अजी बिल्कुल नहीं। ये इस छोटे और अजीब तरह से मनमोहक बेबी ग्रेनेड का विस्फोट 16 मीटर के दायरे तक बेहद जानलेवा था और इम्पैक्ट के पॉइंट से 980 फीट एरिया तक खतरनाक भी था। इसका मतलब था कि सैनिक आम हथगोले की तुलना में इन्हें ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते थे और दुश्मन पर गहरा वार कर सकते थे। पर अफसोस कि 1972 में उनका उत्पादन बंद हो गया। लेकिन भले ही वो छोटे थे, पर सच में वो चोट बड़ी और काफी गहरी करते थे मेरे भाई। बेहुदा चमगादड़ बम। दूसरे विश्व युद्ध में जापान द्वारा इस्तेमाल किया गया कामकाजी विमान वाला तरीका सबसे भयानक हथियार था। पुरुष इन विमानों में बैठकर उनमें मौजूद बमों को खुद के समेत ही लक्ष्य में गिरा देंगे। ये उनका बड़ा बलिदान होगा। भयानक होते हुए भी पेंसिल्वेनिया के एक डेंटिस्ट लिटिल एडम्स ने इससे प्रेरणा ली। उसने सोचा, क्या हो अगर अमेरिका के इंसानों की जगह जानवरों को ऐसे ही बम फेंकने के लिए प्रशिक्षित कर दें। तो 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद उसने व्हाइट हाउस को पागलपने से भरा ये प्रस्ताव भेजा कि हजारों छोटे चमगादड़ों को पकड़ें, आग लगाने वाले बमों को बांधें, उन्हें जापान के द्वीप पर छोड़ दें और फिर वे उस देश के नुक्कड़ों और लकड़ी की इमारतों में अपना जौहर दिखाएंगे। ये सोचते कि वे देश भर में हजारों बेकाबू आग का कारण बनेंगे। ये सुनने में आसान था, पर करने में काफी मुश्किल। खुशकिस्मती से उस समय किए जा रहे चमगादड़ की इकोलेशन क्षमताओं पर रिसर्चर्स ने एडम के प्रस्ताव को मजबूत किया और राष्ट्रीय अनुसंधान रक्षा समिति ने इसका परीक्षण शुरू कर दिया। एक प्रदर्शन आयोजित किया गया जहां चमगादड़ डमी बम ले गए और इस पर खरे उतरने के बाद इस ऑपरेशन को आखिरकार प्रोजेक्ट एक्सरे का नाम दिया गया।
भाई इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला था? सबसे पहले चमगादड़ों को ले जाने के दौरान स्थिर रखने की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें छोटे आइस क्यूब ट्रे में डालकर उन्हें जबरदस्ती हाइबरनेट स्टेट में धकेल दिया गया। फिर एक कार्डबोर्ड कंटेनर विमान से चमगादड़ों को ऑटोमेटिकली छोड़ना था और जैसे ही वे थोड़े गर्म होंगे तो वे अपने पंख फैलाकर उड़ जाते। लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो पाया। एक परीक्षण के दौरान कुछ भरे हुए चमगादड़ों ने एक हैंगर और जनरल की कार में आग लगा दी, पर कम से कम उन्हें यकीन तो हुआ कि ये काम करता है। फिर मरीन कॉर्प्स ने इस बेहुदा आइडिया को कामयाब बनाने के लिए इस पर कुछ $2 मिलियन खर्च किए, लेकिन आखिरकार इससे ध्यान हटाकर फिर एटॉमिक बॉम्ब पर लगाया गया। ओह सॉरी, मेरा मतलब है एटॉमिक बॉम्ब पर। दैट तेरी, मुझे लगता है कि मैं भी यार पगला सा गया हूं अभी। असली बड़ी बंदूकें 1790 के दशक में दुनिया में पहली बार फ्लिंट लॉक पेपर बॉक्स बंदूकें बनाई गईं। कई बैरल वाले रिवॉल्वर जो एक चकमक स्ट्राइकिंग इग्निशन तरीके का इस्तेमाल करती थी। ये मल्टी चैम्बर तेज फायरिंग गन एक गेम चेंजर थी, लेकिन लोगों ने इसके डिजाइन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लिया। कुछ वेरिएंट में 6 या 8 चैम्बर्स भी थे। सभी में एक गोली होती थी जो लगातार फायरिंग पिन के चारों ओर घूमती थी। लेकिन 1850 के दशक तक कुछ साहसिक डिजाइनों में इसमें 18 बैरल तक की खूबियां जोड़ी गईं। हालांकि सबको मात दी थी बेल्जियम के बंदूक निर्माता मैरियट के इस डिजाइन ने, जिसमें 24 बड़े बैरल्स थे। अगर ये पश्चिमी लोगों के हाथ लगे तो फिर वे लोग इसे द गुड, द बैड एंड द सब का बाप 24 बैरल गन कह सकते हैं भाई। माना इसे फायर करने में कम समय लगता, पर हर एक बुलेट को लोड करने और हर बैरल फायर करने के लिए परक्यूशन कैप रखने में 40 से 60 मिनट लगते थे। तो ये कमाल की चीज तो थी, पर कारगर नहीं। सौभाग्य से 21वीं सदी में इस मेगा बैरल पेपर बॉक्स के महान परपोते को लोड करना थोड़ा आसान है। स्वागत नहीं करोगे मेटल स्टॉर्म तकनीक को? 1997 में पहली बार इस कंपनी ने एक वॉली गन को बनाया, वो भी 36 बैरल के साथ। प्रोटोटाइप गन ने दिखा दिया कि मेटल स्टॉर्म तकनीक कैसे मैक्सिमम फायर रेट प्राप्त कर सकता है, वो भी 1.62 मिलियन राउंड प्रति मिनट की असंभव तेजी से। इस तेजी से भाई ये तहलका मचा सकता है। सच में 3800 मील प्रति घंटे से अधिक पर 24,009 मिलीमीटर राउंड की दीवार अपने रास्ते में आने वाली चीज के चीथड़े उड़ा देगी। इसने प्रत्येक बैरल में कई प्रोजेक्टाइल को नाक से तेल तक ढेर बनाकर काम किया, जिन्हें फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तेजी से लगाकर व्यक्तिगत रूप से ट्रिगर किया गया था। इसका मतलब था कि उन्होंने वेव्स में फायरिंग की बिना एक दूसरे से टकराकर नुकसान पहुंचाए। 2007 में अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की कि उसने कुछ मेटल स्टॉर्म तकनीक खरीदी है, लेकिन इसका उपयोग कभी भी नहीं किया गया है क्योंकि इसे चलाना एकदम टेढ़ी खीर था। ये किसी एम्बुश में बहुत सही काम करेगा, लेकिन जो भी इससे टारगेट पर निशाना साधेगा उसे पेस्ट बनने से पहले वहां से तुरंत दम दबाकर भाग जाना पड़ेगा भाई। ये एक बहुत ही बड़ा नुक्स था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के कारण कंपनी का 2012 में दिवालिया निकल गया। बेचारों को दीवार पर सर पटकना ही पड़ेगा। बस गलती से वो दीवार 10 लाख गोलियों से ना बनाई गई हो मेरे भाई। अंडर फायर अब ऐसे कमी हथियार हैं जो मेरे ट्रिपोफोबिया को ट्रिगर करते हैं। ये मेरा डर है जो मुझे कभी कभी छोटी और अनियमित रूप से पैक किए गए छेद से लगता है। हाँ, लेकिन TOS-1 उन आम हथियारों की तरह नहीं है। इसे सबसे पहले 1988 में सोवियत संघ ने बनाया था। ये डरावनी देखने वाली मशीनें असल में एक रॉकेट लॉन्चर हैं जो थर्मोबैरिक वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें कभी कभी एरोसोल बम कहा जाता है या कभी कभी भयानक रूप से वैक्यूम बम भी। ये हथियार असल में आसपास के एरिया का पूरा ऑक्सीजन यूज करके एक हाई टेम्परेचर का धमाका करता है। वो एक केमिकल बादल बनाते हैं जो उसके नीचे की हवा को इग्नाइट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जलाने वाली आग पैदा करती है और ये उनके रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति का दम घोट सकती है। रॉकेट लॉन्चर को T-72 टैंक चेसिस पर रखा जाता है। ऐसे 24 220 मिलीमीटर के रॉकेट हैं जो कि 24 ट्यूब्स में लोड किए जाते हैं और हर रॉकेट का वजन लगभग 181 किलो होता है। थोड़े मैं कहूं तो आप इसके आसपास भी कभी भटकना नहीं चाहेंगे, तब भी जब ये फायरिंग नहीं कर रहा हो। जो बोया सो काटोगे। आप मशीन गनों को देखकर बता ही सकते हैं वो कितनी भारी होती हैं। यहाँ तक कि हल्की मशीन गनों का वजन भी लगभग 10 किलो होता है। इसलिए अगर कोई सैनिक इसे लगातार गश्त पर लेकर निकले ना तो ये काफी थका देने वाला काम है। और यहीं आता है ऑस्ट्रेलिया का रीपर। एडवांस्ड एक्यूरेसी सॉल्यूशंस द्वारा विकसित द रीपर एक बैकपैक माउंटेड पोल एंड स्लिंग कॉम्बो है, जिसे बंदूक के वजन को फिर से बांटने, स्थिर करने और ज्यादा सटीक वार करने के लिए बनाया गया है। ये एक अच्छा पर अजीब देखने वाला ऑप्शन है जिसे ऑस्ट्रेलियाई सेना ने 2015 में आजमाया था, लेकिन इसकी कमियां जल्दी सामने आ गईं। ये छलावरण के अनुकूल नहीं थी। ये रात में लड़ने वाले उपकरणों से जोड़ नहीं खाती थी और अगर इसे चलाने वाले को किसी वाहन या विमान में जल्दी से चढ़ना पड़े तो उसे काफी दिक्कतें होती थी। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई टीम ये समझ गई कि ये रीपर एक वरदान से ज्यादा उनके लिए बोझ थी और उन्होंने इसका पूरा त्याग करने का फैसला किया। अगर उनकी सेना को कभी भी अपने सैनिकों को मानव कोट हैंगर के रूप में छिपाने की जरूरत पड़ी तो कम से कम उन्हें पता होगा कि कॉल किसको करना है। इट टेक्स बॉल्स।
1936 में एजे रिचर्डसन के नाम से एक टेक्सन आविष्कारक पहले विश्व युद्ध की तबाही के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा क्या होगा अगर खाइयों पर मोटा बम लॉन्च करके लक्ष्य को हिट करने की उम्मीद करने के बजाय वे स्टील के बुलबुले जैसे मैदान में भारी बख्तरबंद मोटर से चलने वाले बंकर भेज सकें तो। रिचर्डसन ने इस डिजाइन को तैयार किया और ज्यादातर हिस्से में ये एक धांसू आइडिया लग रहा था। इसका मोटर चलित लटकता हुआ बाहरी खोल इस गेंद को लगभग किसी भी हिस्से में जीत दिलवाने के लिए काबिल बनाता है, जिसके अंदर के तीनों लोग गैस के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित थे और भारी ड्राइविंग मोटर इसे बगल में लुढ़कने से रोकेगी। बस एक समस्या थी, इसमें खिड़कियां नहीं है। रिचर्डसन इस बात को ध्यान में रखना भूल गए थे कि अंदर के पुरुषों को यह देखने की जरूरत है कि वे कहां लुढ़क रहे हैं और शूटिंग कर रहे हैं। बस इसीलिए ये कभी भी कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसने दूसरों को सेम ऐसा ही डिजाइन बनाने से नहीं रोका। जैसे कि जर्मनी का इस अजीब रहस्यमय क्यूगेल पेंजर को इसके पीछे एक छोटे ट्रेलर व्हील के साथ 5 फीट डायमीटर से कम इस बॉल टैंक को एक अकेला आदमी चला सकता था, जिसे मोटरसाइकिल की तरह आगे की तरफ इसका 25 हॉर्स पावर का इंजन धकेलता था। इसका खोल सिर्फ 5 मिलीमीटर मोटा था और सभी तरह से ठोस था। सामने एक व्यू पोर्ट को छोड़कर जिसमें मशीन गन के लिए एक स्लॉट था। 1.8 टन भारी वजन की वजह से ये एक खतरनाक युद्ध में ये 5 मील प्रति घंटा की तेजी से लुढ़क सकती है। पर ये सुनिए, दुनिया में सिर्फ एक ही ज्ञात क्यूगेल पेंजर है और इसके विकास का लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं कि जर्मन सेना ने शायद इसका इस्तेमाल प्रकाश टोहिया केबल बचाने के लिए किया था, क्योंकि इसका कभी भी युद्ध में इस्तेमाल का होने का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी होने के बावजूद इसका एक काल्पनिक सोवियत वर्जन मशहूर ऑनलाइन गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में IS-8 बॉल के नाम से दर्शाया गया। लेकिन चीनी इंजीनियर्स के एक समूह को वर्चुअल टैंक ने इतना प्रभावित किया कि 2020 में उन्होंने खुद ही इसे बना डाला। गेंद के पूरे डायमीटर के चारों ओर चलने वाली 2 पटरियों का उपयोग करते हुए एक को घुमाने पर वो पूरे क्षेत्र पर घूम सकता है बिना कहीं भी लुढ़के हुए। भले ये बंदूकें किसी काम की नहीं है, पर इसमें घूमने का तो मजा आता ही होगा ना बड़ू। आपके सर के ऊपर पहला विश्व युद्ध का ट्रेंच युद्ध जितना जरूरी था उतना ही भयानक भी था। फ्रंट लाइन सैनिक को दुश्मन पर गोली चलाने के लिए सुरक्षा घेरे से बाहर आना पड़ता था, जिससे उनकी जान पर बनाती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वर्मोंट के रहने वाले अल्बर्ट बी प्रेट ने बहुत सोचा। फिर मई 1916 में उन्होंने आवेदन किया और उन्हें दुनिया के अब तक के देखे गए सबसे अजीबोगरीब हथियारों में से एक के लिए पेटेंट जारी किया गया, द हेलमेट गन। ये एक ऐसी बंदूक थी जिसे हेलमेट के स्टील के केसिंग में बनाया गया था और इसे ट्रिगर करके हमला करने के लिए इसके ऑपरेटर को एक ट्यूब के माध्यम से हवा भरनी होती थी। अल्बर्ट के लिए उसकी बंदूक एकदम परफेक्ट थी। सैनिकों को खाइयों के ऊपर खुद को बेनकाब नहीं करना पड़ेगा, जिससे वे सिर्फ थोड़ा सा झांक कर ही अच्छी तरह से अपना शॉट ले सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बंदूक खुद ब खुद ही टारगेट को ही एम करेगा, क्योंकि हम आगे अपने लक्ष्य की ओर ही देखते हैं। ये भी सही है, पर अफसोस कि ये अपने समय से कुछ ज्यादा ही आगे का था और ये इतिहास की किताबों तक ही सीमित रहा। लेकिन ये आइडिया अपने हाथ में उतना बचकाना नहीं था जितना वो लग रहा था। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एकीकृत हेलमेट और डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम जैसे हेलमेट माउंटेड व्यू फाइंडर 1980 के दशक में सेना में बहुत आम हो गए थे। जबकि कोई नया पेटेंट नहीं है जिसमें एक सैनिक के सिर पर ऐसी बंदूक बांधना शामिल हो, तो ऐसा लगता है कि प्रेट का डिजाइन आखिरकार रंग ले आया था। क्यों, होश उड़ गए ना। फौलादी ढाल एक तरफ ट्रेंच पहले विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और डिफाइनिंग फैक्टर था, तो दूसरी तरफ इससे उभरने के लिए नए प्रयोगात्मक हथियार डिजाइन किए गए थे। इनमें से ही एक मोबाइल कर्मियों की ढाल थी जिसे फ्रांसीसी कर्नल जीन बैप्टिस्ट यूजीन एस्टियन ने बनाया था, जो फ्रांस में काफी मशहूर इंसान थे। ये ढालें पूरी स्टील की थी, जिनमें 2 बड़े पहिए भी शामिल थे जो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे। जैसे एक टुकड़ी अंदर झुककर सामने से आग उगल सकती थी। अंदर से सैनिक धीरे धीरे युद्ध के मैदान में अपना रास्ता आगे बना सकते थे, जिसमें ज्यादातर हिस्सा सेफ रह पाता था। ये काफी कमाल का आइडिया था, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी था, इसका भारी वजन। सुरक्षा के लिए पूरे स्टील से बने होने के कारण वे अनुकूल जमीन पर कम दूरी के अलावा किसी भी चीज के लिए उपयोग करने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी थे। अगर बदकिस्मत सिपाही गहरी मिट्टी के गड्ढे में फंस गया तो उसका खेल खत्म। इसके बावजूद अन्य देशों द्वारा बड़े बहु व्यक्ति वर्जन विकसित किए गए, जैसे रूस का ये वाला। हालांकि ये भारी भरकम गोला दूसरे विश्व तक नहीं चल पाया। आज कई लोग इन मोबाइल कर्मियों की ढाल को टैंक के बनने की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि बस इतना ही कहना बाकी है। थैंक्स अ लॉट। तो आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे अजीब लगा, और हाँ, सबसे शानदार कौन सा था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।